को पता है कि हम, आप, ये दुनिया, ये समाज, ये पूरा यूनिवर्स किससे बना है? छोटे छोटे कण से बना है। उस छोटे छोटे कण को, बहुत छोटे कण होते हैं, उसको हम बोलते हैं एटम। बहुत छोटा होता है, परमाणु। ठीक है, अब ये परमाणु की खोज किसने की? तो कहा जाता है कि परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की थी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी है, परमाणु शास्त्र पे पूरा ज्ञान दिया था इन्होंने। पर ये इतिहासकार बोलते हैं पूरी तरह से झूठ है, ये पश्चिम सभ्यता ने एक झूठ फैलाया है। असल में परमाणु शास्त्र की खोज इससे 2500 साल पहले भारत के एक बहुत बड़े ऋषि कन्नड़ ने की थी। जब ये जॉन डाल्टन ने बोला ना कि ये मेरी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, महर्षि कन्नड़ ने कहा होल्ड माय परमाणु। 2500 साल पहले पूरा परमाणु शास्त्र लिख के जा चुके हैं। ऐसा बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि यूरोप की तुलना में जो एशिया के वैज्ञानिक थे, जो भारत के प्राचीन वैज्ञानिक थे, जो भारत के ऋषि थे, इनके पास बहुत सारा ज्ञान था। खैर, अब ये तो मुद्दा हमेशा बना ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं कि हम सब बने हैं छोटे छोटे कण, यानी एटम, यानी परमाणु से। हम सब एटम से बने हैं। ये एटम किससे बना है? आओ समझते हैं एटम किससे बना है। तो प्रारंभिक रूप पे 3 पार्टिकल मिले थे एटम के अंदर। एक तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को खोजा था, बोला था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आवेश, नेगेटिव चार्ज वाला कोई पदार्थ है जो गोल 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 घूमता रहता है परमाणु में। किसके गोल गोल घूमता है? तो बोला गया कि एटम के बीच में एक बहुत ही ठोस एक चीज है, एक पदार्थ है, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, है ना, नाभिक बोल सकते हैं। अब ये न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है? तो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव आवेश वाला प्रोटॉन एक पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज वाला, और एक बिना किसी आवेश वाला पार्टिकल है न्यूट्रॉन, है ना। ये जो न्यूक्लियस की खोज थी ये की थी रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज सबसे देर में हुई थी क्योंकि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं था। तो इसकी खोज हुई थी 1932 में, जेम्स चैडविक ने की थी। वापस चलते हैं जर्मनी में। तो जर्मनी में 1938 में 2 वैज्ञानिक थे, ओटो हान और लीज मितनर। इन्होंने एटम के अंदर जो न्यूक्लियस था, परमाणु के अंदर जो नाभिक था, इसको तोड़ दिया और तोड़ के 2 नाभिक बना दिए। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन या नाभिकीय विखंडन। अब ऐसा होता है सिर्फ और सिर्फ बहुत भारी न्यूक्लियस के लिए। जैसे आप मान लो यूरेनियम का न्यूक्लियस, ये बहुत भारी होता है। इसको अगर तोड़ के हम 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस बनाएं तो ढेर सारी ऊर्जा निकलती है। पर ये इतना आसान भी नहीं है। ऐसा करने के लिए क्या करना होता है कि एक बड़े भारी न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन मारा जाता है। मारते ही ये भारी न्यूक्लियस 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है और साथ में 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। ये जो 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं ये बराबर के, करीब करीब बराबर के भार के होते हैं। जरा एक बार देखते हैं। ये एक न्यूक्लियस है, ये न्यूट्रॉन आया, इसको मारा, फिजन हुआ, 2 छोटे छोटे इसके न्यूक्लियस बन गए और 3 साथ में न्यूट्रॉन भी निकल गए। तो इस तरह से कुछ कहानी ये होती है। अच्छा, अब इस पूरी कहानी में कहां से ऊर्जा आई, ऊर्जा कैसे आ गई? अब जरा सोचो कि अगर ये बहुत बड़ा न्यूक्लियस टूट के 2 छोटा छोटा गेंद बनाए, इन दोनों गेंदों का वजन मैं जोड़ूं तो इन दोनों गेंदों का वजन जोड़ने पे इसके वजन के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं? इनका वजन जोड़ के इसके वजन के बराबर होना चाहिए, पर असल में ऐसा नहीं हुआ। इनका वजन जोड़ने पे इसके वजन से थोड़ा सा कम रह गया। आप बोलोगे 3 न्यूट्रॉन भी तो निकले हैं, उन 3 न्यूट्रॉन के वजन को भी जोड़ लो, इनका भी वजन जोड़ लो, तो भी इसके वजन से कम आ रहा है। कितना कम आ रहा है? 0.1%, है ना। 0.1% यहां से यहां आने पे मास गायब हो जा रहा। अब ये मास कहां गया, कहां गायब हो गया? तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसका आंसर दिया। एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला कि ये जो ऊर्जा होती है और ये जो पदार्थ, जो मैटर है, जो मास है, ये दोनों एक ही चीज है। अगर कहीं से मास गायब हुआ है तो वहां पे ऊर्जा बनी होगी। कितनी ऊर्जा बनी होगी? इन्होंने कहा जितना मास गायब हुआ है उसको गुणा कर दो प्रकाश की जो गति होती है उसके पावर 2 करके, E = mc²। आप ऐसे समझो कि अगर आपके पास 1 किलो यूरेनियम हो, 1 किलो एक पैकेट भर के यूरेनियम हो, तो दिल्ली जैसी राज्य की, दिल्ली जैसे जगह की 10 दिन की पूरे शहर की बिजली आ सकती है। इतना होता है। तो ये जो ऊर्जा मिली ये बहुत ज्यादा ऊर्जा है। और जो आप सोच रहे हो यही विश्व भर के सारे देश और सारे साइंटिस्ट ने सोचा। इतनी ऊर्जा से क्या बनेगा भाई? जिस समय वर्ल्ड वॉर चल रही है उस समय इतनी ऊर्जा से क्या बनेगा? क्योंकि अब द्वितीय वर्ल्ड वॉर आ गई, सेकंड वर्ल्ड वॉर, अब बता रहे हैं इसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर आने वाली है। अब सब सोच रहे हैं कि इतनी ऊर्जा से कौन बिजली बनाएगा? बिजली बाद में बनाएंगे,
अब बम बना। वैज्ञानिक थे अर्निको फर्मी, जिन्होंने उसी बीच न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, नाभिकीय चेन रिएक्शन की खोज की, जो कि बहुत जरूरी था एटम बॉम्ब बनाने के लिए। जरा सोचो, एक यूरेनियम का न्यूक्लियस है, उसको तोड़ के अगर आप 2 न्यूक्लियस बनाते हो तो उससे कितना ऊर्जा निकलता है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे थोड़ी बम बनेगा। बम बनाने के लिए बहुत सारे यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ना होगा। अच्छा, याद करो कैसे यूरेनियम का न्यूक्लियस टूटता था। एक न्यूट्रॉन जाता था और यूरेनियम के न्यूक्लियस को जाके धड़ 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 मारता था, और ये न्यूक्लियस के 2 टुकड़े होते थे, पर साथ में कुछ और भी निकलता था। क्या? 2 से 3 न्यूट्रॉन और निकलते थे, तो 3 न्यूट्रॉन और निकले। अब ये 3 न्यूट्रॉन चले गए एक एक और यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ने। इसने एक यूरेनियम को तोड़ा, इसने दूसरे को तोड़ा, इसने तीसरे को तोड़ा। ये 2 भाग में टूटे, और क्या निकला? 3 नए न्यूट्रॉन निकला। अब आप सोच रहे हो कि इतना सारा यूरेनियम न्यूक्लियस कहां से आया? अरे भाई, अगर मेरे पास चुटकी भर यूरेनियम भी है तो चुटकी भर यूरेनियम में करोड़ों यूरेनियम के न्यूक्लियस होंगे, करोड़ों परमाणु होंगे। चुटकी भर पाउडर ऑफ यूरेनियम में मेरे पास एक चुटकी यूरेनियम भी है, उसमें करोड़ों न्यूक्लियस है। इस चुटकी भर यूरेनियम में मैंने एक न्यूट्रॉन मारा, धाड़, ये 2 भाग में टूटा, 3 और न्यूट्रॉन बने। अब यहां बहुत सारा यूरेनियम का न्यूक्लियस है, तो एक एक न्यूट्रॉन दूसरे में चले गए। फिर वहां से क्या हुआ? 3 निकला। यहां से क्या हुआ? इसमें से 3 न्यूट्रॉन, इसमें से 3 न्यूट्रॉन, इसमें से 3 न्यूट्रॉन। अब कितना न्यूट्रॉन बन गया? 9 न्यूट्रॉन जाएंगे 9 न्यूक्लियस के पास, फिर उसमें से 27 न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर 27 न्यूक्लियस के पास फिर 81 न्यूट्रॉन, 81, और इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। और इससे उत्पन्न होगी बहुत सारी ऊर्जा। 4000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, जला देंगे सब कुछ। देखो कुछ ऐसा दिखेगा, ये ध्यान से देखो, एक ऐसा देखो, एक न्यूट्रॉन आया, इसको मारा, 3 न्यूट्रॉन निकले, फिर 3 न्यूट्रॉन गए, 3 न्यूक्लियस को मारे, ये। और ये लाल लाल गेंदा, लाल और हरा गेंदा क्या है? छोटा छोटा जो न्यूक्लियस बनता जा रहा है। और ये जो पीला वाला है, ये क्या है? ये न्यूट्रॉन है। इस तरह से कुछ बहुत सारी ऊर्जा पैदा होगी। बस न्यूक्लियर चेन रिएक्शन मिल गया और एटम बॉम्ब बन गया। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने देखते ही जो सबसे पहली लाइन बोली वो श्रीमद् भागवत गीता थी। ये गीता के बहुत बड़े दीवाने थे। सिर्फ गीता पढ़ने के लिए उन्होंने पूरी संस्कृत भाषा सीख डाली थी। और गीता के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक इन्होंने उसी वक्त बोला, नाउ आई एम बिकम डेथ डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। यहां पे क्या हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं, अर्जुन मैं बड़ा हुआ काल हूं, अब सर्व लोगों को खाने के लिए प्रकट हुआ हूं। अर्जुन थोड़े डर गए थे कि कैसे मैं इतनी बड़ी लड़ाई लड़ूंगा, तो श्री कृष्ण ने बोला कि मैं सबसे बड़ा काल हूं और मैं सारे लोगों को खत्म कर सकता हूं, मेरे अंदर वो शक्ति है। आप ये सोच सकते हो कि ओपेनहाइमर को एक तरह का गिला, एक तरह का उनको ये पछतावा होने लग गया था कि उन्होंने ये क्या बना दिया जिससे पूरी दुनिया खत्म होगी। तो इन्होंने उस एटम बॉम्ब को ट्रिनिटी बोला था, यानी उसको वो भगवान की तरह देख रहे थे। उन्होंने कहा कि वो एटम बॉम्ब खुद कह रहा है कि आई एम द डेथ डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह से आप इसका और भी कुछ इंटरप्रिटेशन हो सकता है। मुझे ऐसा लगा कि ये एटम बॉम्ब को सोच रहे हैं कि अगर मैं नहीं बनाता तो कोई ना कोई तो बना देता। तो जैसे अर्जुन नहीं लड़ाई लड़ते तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पूरा युद्ध मैं ही लड़ जाता, मैं ही काल हूं, मैं ही सबको खत्म कर दूंगा। तो शायद ओपेनहाइमर यही सोच रहे हैं कि अगर मैं नहीं बनाता तो कोई ना कोई बना देता। एंड ये जो एटम बम बना है, इट इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ होल वर्ल्ड। इसी तरह से इन्होंने गीता के 11वें अध्याय का एक 12वां श्लोक भी उसी समय पढ़ा था, जिसमें उन्होंने बोला था, यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय होते हैं तो भी उनका प्रकाश भगवान के दिव्य तेजस्वी रूप की समानता नहीं कर सकता। यहां ये कहीं ना कहीं एटम बम को ही भगवान बोल रहे हैं कि अगर आकाश में 1000 सूरज भी एक साथ आ जाए तो इस एटम बम की रोशनी के बराबर की रोशनी नहीं ला सकते। तो थोड़े इस तरह की अवस्था हो जाती है जब ऐसा कोई मोमेंट लाइफ के अंदर आता है। अगले वीडियो में जय हिंद।